आज की जो क्लास है वो है क्लास जीव विज्ञान, बायोलॉजी। आज हम समझेंगे बायोलॉजी क्या है। और आइए हम समझते हैं, देखो बायोलॉजी क्या, इस क्लास में समझेंगे सेल क्या है, मतलब जो कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी ये क्या है। देखो बायोलॉजी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है लोगोस। दूसरा क्या है? लोगोस है। अब यहाँ पर देखो बायो का मतलब होता है जीवन, अर्थात हम कहें कि लाइफ, अर्थात हम कहें कि लाइफ। इसका मतलब होता है अध्ययन, अर्थात हम कहें कि स्टडी, अर्थात हम कहें कि स्टडी, इसका मतलब होता है। अब इसकी जो कि बायोलॉजी की इस परिभाषा, मतलब इसका जो शब्दों का विच्छेदन करने के बाद, शब्दों को अलग करने के बाद हमें पता चला कि जीवन का अध्ययन ही क्या है, बायोलॉजी है। इसका मतलब है कि जीवन का अध्ययन ही क्या है, बायोलॉजी है। अब देखो समझते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द का सबसे जो प्रयोग किया गया था, लेमार्क, ट्रेविस, दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। देखो ठीक है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से जो भी है वही हम समझने वाले हैं, क्योंकि फालतू का नॉलेज जरूरी नहीं है, क्यों फालतू क्यों पढ़े। तो देखो समझते हैं कि जो कि ये बायोलॉजी है, इसको पहले टू पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको पहले पार्ट में डिवाइड किया गया, हम चलो इसको रेज करते हैं, चलो हम रेज नहीं करते हैं आप, चलो इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो है हमारा जूलॉजी, जूलॉजी, और सेकंड पार्ट जो हमारा बॉटनी, बॉटनी, इसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। और ये है हमारा जंतु विज्ञान। मतलब ये है कि इसके अंतर्गत हम क्या एनिमल पढ़ेंगे, एनिमल। इसमें पढ़ेंगे पादप, पेड़ पौधे जितने भी हैं। अब समझते हैं, देखो क्योंकि जो बायोलॉजी है, जो कि बायोलॉजी है सबसे, जो कि बायोलॉजी की हुई, जो कि जूलॉजी को ही पहले बायोलॉजी समझा जाता था। जूलॉजी को ही सबसे पहले क्या समझा जाता था? बायोलॉजी समझा जाता था। लेकिन जब कुछ समय बाद जैसे पता, क्योंकि जूलॉजी का मतलब होता है एनिमल, और एनिमल जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? मतलब जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। हम क्या है? एक जानवर हैं, आप क्या है? एक जानवर हैं, सभी लोग क्या है? ये सब जानवर हैं, सब क्या है? जानवर हैं। कि वो बात अलग है कि किसी इंसान से बोल दो कि शेर है तो वो खुश हो जाता है, अगर आप किसी इंसान से कह दो गधा है तो वो निराश हो जाता है, मतलब एकदम चढ़ बैठेगा आप पे, गधा क्यों बोला। अगर बोल दी शेर, अरे क्या बात ही कुछ आपने, मतलब वो शब्द ही क्या बोल दिया आपने, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया शब्द बोल दी। तो समझने की कोशिश करना कि दोनों रियल में है क्या, सब क्या है? जानवर ही है। गधा भी जानवर है, वो एक शेर भी जानवर है, तो हम भी क्या है? सब आप सब क्या है? एक जानवर ही है, मतलब एक जंतु है। तो हम अपना बारे में जब पढ़ना चाहेंगे, हम कहें कि हमारे आँख के बारे में पढ़ो, तो बताओ आप क्या जाएंगे? बॉटनी में। नहीं कि सर आप बॉटनी में नहीं, हम सर पढ़ेंगे इसमें जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, जूलॉजी में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो समझते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी के अंदर आते हैं वनस्पति विज्ञान, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं। अब कुछ पादप है, उन्हें पेड़ पौधों की हम पादप बोल देते हैं। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हों, शायद ऐसे स्टूडेंट हों जिनको समझ में नहीं आ रहा हो कि पादप क्या है। देखो जो लोग जो मोशन कर सकते हैं वो किस में आएगा? हमारे जूलॉजी में, मतलब जंतु विज्ञान में आएगा। जो क्या कर सके? मोशन कर सके, मतलब ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, मतलब जो चल फिर सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे जंतु विज्ञान, मतलब जंतु विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, जूलॉजी में आएंगे। ठीक है, वो होते हैं एनिमल, जो क्या कर सकते हैं। और जो पादप कौन से होते हैं? जो एक ही जगह हिल डुल सके, मतलब ऐसे ऐसे हो जाए बस, वो किस में आएंगे? वो किस में आएंगे? वो आएंगे हमारे बॉटनी में, मतलब जो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जो एक ही जगह पे खड़ेंगे ऐसे, जी अल्लाह, कहीं उनकी जो बाहें ऐसे, मतलब ऐसे करके, उनकी पेड़ मतलब ऐसे करके एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह पे स्थित होकर हिलते जुलते रहे, वो कौन से आएंगे? वनस्पति विज्ञान, माना कि पादप में आएंगे। ठीक है, ठीक। अब समझते हैं, देखो हम इसकी स्टार्टिंग जो है ना, जूलॉजी से भी कर सकते हैं, बॉटनी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो किसी भी, देखो दो सब्जेक्ट किसी से भी कर सकते हैं, तो अब स्टार्टिंग करेंगे इसकी जूलॉजी से। हम किससे करेंगे? जूलॉजी, मतलब जंतु विज्ञान से स्टार्टिंग करेंगे। तो हम क्या अभी बॉटनी पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा। तो जूलॉजी थी, इसके दादाजी का जो नाम था, इसके जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी देखते हैं पहले। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे अरस्तु। इसके फादर कौन थे? अरस्तु। और पहले समय में क्या था कि बायोलॉजी को ही जूलॉजी समझा जाता था,
और बाद में क्या किया, बायोलॉजी से जूलॉजी को अलग कर दिया, मतलब एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसके भी फादर कौन हो गए, इसके भी फादर अरस्तु हो गए और इसके भी फादर अरस्तु हो गए। कहने का मतलब ये है कि सर जी बायोलॉजी के कोई पिता पूछता है आपसे तो बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु हो गए, और हमारे इस जूलॉजी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके भी फादर कौन होंगे, अरस्तु होंगे। तो क्या बॉटनी के भी यही होंगे, ऐसा है? नहीं, बॉटनी के नहीं होंगे। बॉटनी के जो है थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञानी कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये किसके हैं, ये है हमारे बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के हैं। वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, वनस्पति विज्ञान के जो फादर है थियोफ्रेस्टस है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके लिए फादर, ये फादर हैं। तो कौन है, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस है। और हमारे जूलॉजी की कौन है, अरस्तु है। बायोलॉजी की कौन है, अरस्तु ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे हम आपको बोल चुके हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे जूलॉजी। और जूलॉजी के अंदर जो मेन टॉपिक है वो आता है सेल, मतलब कोशिका। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो हमने इसको, देखो इसको डिपार्टमेंट बांट किया गया था, जूलॉजी बॉटनी। तो जूलॉजी के पिता कौन थे, अरस्तु। बायोलॉजी के अरस्तु थे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी। और जो जूलॉजी है इसके अंतर्गत जो मैंने पहला पॉइंट जो है वो है सेल, मतलब कोशिका। जो पहला क्या है, कोशिका है। देखो हम इधर इसको रेज करते हैं, आपने इसकी देखो सेल, और 60 बोर्ड वाले बगल से हम बाद में पढ़ते हैं। देखो क्या है, सेल। अब जो सेल है कोशिका, जैसे हिंदी में बोला जाता है कोशिका, और जो कोशिका है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो साइंटिफिक नाम है साइटो, या हम इसको कहें बायोलॉजिकल नाम बोल सकते हैं। क्या हम इसको बायोलॉजिकल नाम ही बोल सकते हैं। देखिए बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल एक अच्छी, इसको कॉपी और पेन निकालो और नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसी क्लास हम डालते रहते हैं। ठीक है ना। तो सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब कोशिका। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो कि सर मुझे ये दिक्कत हुई, ये समझ में नहीं आया। तो उसके लिए मैं तैयार रहूँगा आपके लिए हमेशा उस चीज़ को समझाने के लिए। कमेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, छोटी चीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी तो हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। सेल इसे बोलते हैं कोशिका। ये जो कोशिका होती है ये होती क्या है आखिर, ये कोशिका है जो आखिर होती क्या है। तो आपने अच्छी अच्छी किताबों में लिखा देखा होगा, कोशिका है जो एक जीवन की मूलभूत इकाई है। हाँ वो सही है कि मूलभूत इकाई है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जो इकाई क्या होता है, मूलभूत इकाई। अगर हम इकाई देखो, इकाई एक ऐसा संकुल, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा संकुल, एक ऐसी चीज जहां पर क्या हो सके, सभी काम हो सकते हैं, सभी काम हो सकते हैं, सभी कई सारे काम मतलब उसी जगह पे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कोशिका है इसके अंदर जितनी भी वर्क होते हैं सब किसके अंदर होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं। जो भी काम करने की संभावना हो वो सब किसके अंदर हो जाए, कोशिका के, उसी के अंदर हो जाए। सभी काम जो बॉडी के जितने भी काम वर्क है वो किसके अंदर होते हैं, सभी सेल के अंदर होते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है बनी किससे है, पूरी सेल से बनी है। हमारी बॉडी बनी किससे है, पूरी सेल से बनी है। हर एक हिस्सा हमारा बॉडी का किससे बना है, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट, चाहे छोटा पार्ट कैसा भी पार्ट हो, कुछ भी ए टू जेड सब किससे बना है, सेल से ही बना है, कोशिका से ही बना है। तो मतलब ये है कि जो कोशिका है इसका जो कि साइंटिफिक नाम है, या हम बोले बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो है बायोलॉजिकल नाम। तो कोशिका के फिर अध्ययन को क्या कहते हैं बताइएगा आप, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, अध्ययन को कहेंगे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, कोशिका के अध्ययन को कहेंगे हम साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या हो गया, साइटो। इसके कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। अब देखते हैं कि ये कोशिका की खोज आखिर की किसने थी, कोशिका की जो खोज थी किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। खोज किसने की थी, खोज की थी रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो खोज की थी वो मरी हुई कोशिका की खोज की थी, एक डेड सेल की खोज की थी, जो मृत कोशिका थी उसकी खोज की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज, जीवित की खोज किसने, ल्यू वैन हॉक। ल्यू वैन हॉक। आप ये लास्ट की याद करने के लिए लास्ट के हुक हॉक याद कर लीजिए, हुक हॉक, हुक हॉक, हुक और हॉक कहते हुक हॉक, हुक हॉक आपको ऐसे याद हो जाएगा, हुक हॉक, हुक हॉक, हुक हॉक ऐसे याद कर सकते हैं आप, हुक हॉक, हुक हॉक, हुक हॉक।
अब इसका मतलब है कि हुक, हुक मतलब रॉबर्ट हुक, तो डेड सेल की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनॉक ने। ध्यान रखोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कर दिया? खोज कर दी इन्होंने। अब खोज करने के बाद अब पता कैसे चले कि आखिर ये खोज कर दी तो है, चलो ठीक है, कोशिका तो है, हाँ ठीक है, एक कोशिका तो मिल गई मुझे, लेकिन आखिर ये क्या इसका करेंगे क्या, क्या मतलब और जानकारी क्या है ये? ठीक, जो साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिक क्या है जिन्होंने दिया कोश का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं सेल थ्योरी। जिन्होंने क्या किया? कोश का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? कोश का सिद्धांत दिया। कोश का सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। तो साइंटिस्ट इन्होंने क्या दिया? कोश का सिद्धांत दे दिया। कोश का सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने बताया, सिद्धांत दिया तो इन्होंने बताया कि जो हमारी जो कोशिका है, वो हमारा कोशिका जो है, जो हमारा पूरी बॉडी है, जो हमारा पूरा शरीर है, वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या है? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ये किसने बताया? ये बताया स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो वैज्ञानिक दोनों ने बता दिया कि हमारी कोशिका है, कई सारी कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये भी इन्होंने बताया कि एक सीक्वेंस से होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक कई अलग अलग तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी सब आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, स्लाइडेन एंड स्वान थे, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया? एक कोश का सिद्धांत दे दिया मुझे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझते हैं कि जैसे कि जो ईंट होती है, ईंट होती है, और कई सारी जो ईंटें, जैसे ही ईंटें मिलके ईंट होगी, तो ईंट का यहाँ पर हो गया, इधर हम करते हैं कोशिका। ईंट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोशिका। कोशिका हो गया, ठीक है। और कई सारे ईंटें मिलकर क्या बनाती हैं भाई मेरे? दीवार। कई सारी ईंटें मिलकर, तो एकदम अच्छी भाषा में समझाने का कोई प्रयास कर रहे हैं हम आपको। कई सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? कई सारी जो कोशिका हैं वो क्या मिलकर बनाती है? कई सारी जो कोशिका हैं वो दीवार में, सॉरी, कई सारी कोशिका मिलकर क्या बनेगा? ऊतक। ऊतक बना। जैसे कई सारे ईंटें मिलकर तो क्या बनाया? दीवार। और कई सारी दीवार मिलकर बनी तो क्या बनाएगा? रूम बनेगा कि नहीं? या बोले कमरा? बोलो, फिजिकली बोलो, क्या बनेगा? अब तो बोल ही नहीं रहे, तो बोलो ना। ईंटें, दीवार बनी, कई सारी दीवार, क्या बना? रूम या बना कमरा। और कई सारे कमरे मिलकर क्या बनेगा मेरे भाई? घर। तभी तो घर बनेगा। बोलो, कई सारी ईंटें मिलकर घर बन जाएगा? नहीं, कई सारे ईंटें मिली तो क्या बनेगा? दीवार। कई सारी दीवार मिली तो कमरा, कई सारे कमरे मिले तो बना घर। वैसे ही कई सारे कोशिका मिली तो बना ऊतक, और कई सारे ऊतक मिले तो बने अंग, ऑर्गन्स। फिर उसके बाद कई सारे अंग मिले तो बना शरीर। बोलो, बन गया कि नहीं? शरीर बन गया। तो समझते हैं, तो कई सारी कोशिका बनी, कई सारी कोशिका मिलकर क्या बनाया? ऊतक। कई सारे ऊतक मिले तो क्या बनाया? अंग। और कई सारे अंग मिले तो क्या बन गया? हमारा शरीर। कोशिका मतलब सेल, ऊतक टिश्यू, और अंग ऑर्गन्स, और शरीर को बॉडी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार क्या हुआ? इस सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कि कई सारे ऐसे करके हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सीक्वेंस मिलकर बनी होती है। ऐसा कभी आपने देखी कोई, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक ईंट है, ठीक है, ब्रेक है कोई, और एक ईंट कोई ऐसी बड़ी ईंट ली, ऐसे जोड़ दी, और एक ईंट इधर से ली हमने, ऐसे करके जोड़ दी, और ऐसे करके जोड़ दी। क्या बताओ, ये क्या दीवार आप बना पाओगे? बना पाओगे नहीं। तो आप क्या दीवार बना पाओगे? आपको कैसे जोड़ने पड़ेंगी? आपको जो दीवार है वो एक सीक्वेंस से जोड़नी पड़ेंगी कि नहीं जोड़नी पड़ेंगी? बोलो, आप बोलोगे कि नहीं? हाँ सर, ये इनको एक सीक्वेंस से जोड़ना पड़ेगा। बोलो, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? एक सीक्वेंस के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या बनेगा? दीवार बने, मतलब तभी तो हमारी दीवार बनेगी। तो वैसे ही एक अच्छी तरीका से एक सीक्वेंस के हिसाब से जो कोशिकाओं का, एक ही सेम कोशिकाएं होती हैं, कैसी? अलग अलग कोशिका, मतलब सेम कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती है, मतलब ऊतक बनाती है। कई सारे ऊतक अंग मिले और कई सारे अंग मिलकर क्या बनाया? शरीर बनाया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, कोश का सिद्धांत दे दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। देखो, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कहीं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। एक तो इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पूछा जाएगा, पूरी दुनिया में ओवरऑल पूछेगी, पूरी दुनिया में आप बताइए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप सबसे बड़ी सबसे छोटी दो दुनिया की बात करते हैं। दुनिया की, दुनिया में पूछा जाए दुनिया में बड़ी, दुनिया में बड़ी किसकी है? अंडा। किसका अंडा? और शतुरमुर्ग का अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा मतलब जो शतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़े तो सब लगभग शतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है कि इसकी समथिंग 12 लोगों की आमलेट बनाई जा सकती है। हमारे ये सिंपल अंडे, मुर्गी के अंडे से तो कितना बड़ा होगा, जबकि एक हमारे एक अंडे से एक व्यक्ति की आमलेट नहीं बन सकती, लेकिन इस शतुरमुर्ग के अंडे से लगभग में 12 आदमी की आमलेट का हो सकता है। किसके? शतुरमुर्ग से। अब सबसे बड़ी कोशिका तो हो गई शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी की बात करें दुनिया में ओवरऑल सबसे छोटी की बात करें तो किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की होती है सबसे छोटी। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, सबसे बड़ी शतुरमुर्ग की होती है, सबसे छोटी किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है कोशिका। ठीक है, अब बात करते, ये तो हो गई दो, किसमें? पूरी दुनिया में ओवरऑल हो गई। लेकिन हमारे अगर बॉडी में एक प्रश्न ऐसे बनता है, अब बनेगा हमारे शरीर से, मतलब मानव में बनेगा। मानव में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव देखो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ऐसा मत कोई सोचना कि लड़कियां हैं तो हम सोचें कि हम मानव नहीं हैं। अरे आप भी मानव हो। ठीक है, तो देखो समझते हैं मानव। अब देखो ओवरऑल अगर मानव में बांटा जाएगा, इन चीजों को अगर किस में बांटा जाए, अगर शरीर को मानव बांट जाके बोलो मानव में बताओ आप कि मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, एक और मान दिया लंबी, लंबी है ना। अब देखो सबसे बड़ी मानव में सबसे बड़ी किसकी? ओवम की। ओवम मतलब अंडा, शायद अंडाणु। अंडाणु ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। जो अंडाणु होता है, ओवम जो होता है, सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। दूसरा है सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु की होती है। शुक्राणु ये जो सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? मेल में पाए जाते हैं, मेल में। और सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है? लंबी है ना, सबसे लंबी बात करी जाए यहाँ पे। छोटी तो हो गई स्पर्म मतलब शुक्राणु की होती है, और लंबी न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब ब्रेन की कोशिका, ब्रेन। मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल होती है वो सबसे कैसी होती है? लंबी होती है। अब यहाँ पर समझते हैं कि बड़ी कौन सी होगी? ओवम की सबसे बड़ी होती है अंडाणु, जो ओवम होता है इंग्लिश बोलते हैं, उस स्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोला शुक्राणु। सबसे बड़ी पूछी तो अंडाणु जो फीमेल की होती है, सबसे छोटी शुक्राणु जो कि मेल की होती है, और सबसे लंबी कौन सी होती है? न्यूरॉन मतलब ब्रेन को, जो हमारा जो हमारा ब्रेन है वो किससे बना है? न्यूरॉन से बना है, जिसकी सेल कैसी होती है? बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा लंबी होती है हमारी बॉडी में। किसकी? न्यूरॉन की सेल जो होती है बहुत ही कैसी होती है? लंबी होती है। किसकी सेल? न्यूरॉन की सेल, मस्तिष्क की सेल। अब देखो लंबी में और बड़ी में थोड़ा फर्क है। जैसे लाल किला है और कुतुब मीनार है। लाल किला रियल में बड़ा है, लाल किला जो है वो कैसा है? बड़ा है। और जो कुतुब मीनार है, देखो जो लाल किला है वो कैसा है? जो कि लाल किला वो कैसा है? लाल किला बड़ा है। जो कुतुब मीनार वो कैसी है? लंबी है। तो लेकिन फर्क है कि नहीं? वो लंबा है, वो बड़ा है। तो देखो तो बड़ी लंबी कौन सी है? न्यूरॉन जो कि ब्रेन, जो कि न्यूरॉन जो सेल है वो कहाँ पे? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारा जो मस्तिष्क है वो किससे मिलकर बना है? वो न्यूरॉन से मिलकर बना है। ठीक है, ये तो हो गई छोटी और लंबी और बड़ी, ये हमारे मानव में हो गई। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। देखो जो सेल है ना, इतना तो आप समझ गए होंगे। जो सेल सबसे बड़ी सेल, अब कोई पूछे आपसे बताओ कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, बताओ। तक हो गया अपना। अगला पॉइंट है जैसे कि हम इसका जो कि हाँ कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, यहाँ पर बोलते हैं कोशिका पूर्ण निर्माण कहाँ होता है सबसे ज्यादा। मतलब हम सिर्फ आपको सिर्फ इस क्लास में इतना बता रहे हैं कि कहाँ कितना होता है, मतलब सिर्फ ओवरऑल जानकारी दे रहे हैं। कल वाली जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे कोशिकांग। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न उठने वाले हैं आपके पेपर में। अरे खोज जीवित, एक मतलब ये समझो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यही से प्रश्न हमको फालतू का मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं। सीधी सी बात ये है, कई सारे डरा देते हैं बच्चों को, डरा दिया ये फलाना ढका नहीं आएगा वो आएगा। अरे जो पढ़ो, जो आएगा वो पढ़ो, फालतू क्यों पढ़ रहे हैं? जो आना है वो पढ़ो, वैसे भी टाइम कम है, और जो आ रहा है वो पढ़ो, क्योंकि भागदौड़ तो बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको इतना तो मालूम ही होगा, इजी तो कुछ पूछने वाले है ही नहीं है।
अरे इजी क्यों नहीं पूछते, क्योंकि बच्चों को यार हलवा लगने लगा है, अब तो कंपटीशन है ना, अब धीमे धीमे कैसे लगा है, सब कुछ हलवा लगने लगा है, आराम हो जाएगा हो जाएगा। और वो पढ़ो जल्दी, प्रश्न उठने वाले हैं, जिससे सक्सेस मिलेगी, जिससे पास होंगे वो पढ़ो। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। देखो जो फुल मतलब है विभाजन, विभाजन, विभाजन है ना, विभाजन, या फिर हम इसको विभाजन बोल सकते हैं, सेल का रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। और एक तो होता है पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, देखो है ना, विभाजन या पुनर्निर्माण। अब देखो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सबसे ज्यादा होता है जो कोशिका का जो विभाजन है वो सबसे ज्यादा होता है हमारे लीवर में। हमारे कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है कोशिका का। यहाँ पर जो हमारे राइट हैंड के साइड में जो हमारी लीवर है, इसमें होता है सबसे ज्यादा क्या, कोशिका विभाजन, लीवर में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में, लीवर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कोशिका विभाजन लीवर में होता है। इसका मतलब है कि अगर कहीं हमारे लीवर में चोट लग जाती है, अगर कोई यहाँ पर आपकी मार दे या कुछ कर दे, तो यहाँ पर चोट लग जाती है, तो क्या हो जाएगा वहां पर क्या होगा, मतलब जल्दी वो जल्दी जो चीज जगह है जहां पर जो कि आपकी चोट लग चुकी है वो जल्दी कैसे जल्दी रिकवर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लीवर जो है एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जिसमें क्या होता है, कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। बहुत कितने होता है, बहुत तेजी से होता है लीवर में। ठीक है, तो अगर लीवर जो है हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत तेजी से, आपने देखा अगर कोई आप कहीं चाकू किसी को घोंप देता है, अगर यहाँ लग गया तो ठीक चल जाएगा, ठीक हो जाएगा इस साइड में, क्योंकि इस साइड लीवर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी। तो कई सारे आपने देखा होगा कि कई सारे जो लोग हैं, वो अभी हमने एक न्यूज में पढ़ा था कि एक जो बेटी थी, एक लड़की थी, जिसने क्या किया, अपने पिताजी के लिए अपना जो आधा लीवर का लगभग लीवर का जो पार्ट लगभग 40% अपने लीवर का पार्ट जो है मतलब उसको अपने पिताजी को दे दिया था, इतना पार्ट दे दिया था। क्यों, देखो क्योंकि ये लीवर कवर हो जाएगा दोबारा, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ऐसे लोग होते हैं जो लीवर को दान कर देते हैं, क्योंकि बाद में वो रिप्रोडक्शन उसका लीवर का हो जाता है बाद में। ठीक है ना, तो लीवर जो है ना कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ होता है अपनी बॉडी में, मानव के शरीर में सबसे ज्यादा जो कोशिका का विभाजन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, पुनर्निर्माण जो होता है वो होता है लीवर के अंदर। और ना के बराबर पूछे तब कहाँ होता है, ना के बराबर कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं हो, ऐसा लग दे रहा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, नहीं होता है, ये नहीं होता न्यूरॉन सेल में। ब्रेन की जो है ना, हमारा जो ब्रेन है किससे बना है, न्यूरॉन सेल से। यही वाला न्यूरॉन है भाई मेरे, यही वाला सबसे लंबी है। यहाँ पर क्या होता है, कोशिका, हाँ कहीं लगभग ये सब गिलियल सेल पाई जाती है यहाँ पर, जो वहां पर होता है लेकिन 10%, लेकिन ना के बराबर बहुत कम होता है न्यूरॉन सेल में। न्यूरॉन सेल में क्या होता है, यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। मतलब जो कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वहां पर क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। वो न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा कोशिका विभाजन है वो किसका बना है, न्यूरॉन का बना है, न्यूरॉन्स का बना है। हमारा ब्रेन तो किसका बना, न्यूरॉन्स का बना है। कभी कभी देखा होगा कि कहीं सारी चोट लग जाती है, अपने आप को कहीं से क्या लग जाती है, ब्रेन में चोट लग जाती है, तो एकदम क्या होता है, एकदम कहीं चोट लग जाती है, जैसे कि थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो चलो चल जाएगा यहाँ तक, क्योंकि हमारी एक जो ऊपर जो खोपड़ी है ये तो झेल जाएगी। अगर थोड़ा और लग रहा है तो इसके थोड़े अंदर तक और जाए, क्योंकि हमारी यहाँ से आगे तो सेफ्टी बहुत ज्यादा है, आगे से सेफ्टी क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पीछे से सेफ्टी है, यहाँ से सेफ्टी बहुत कम। यहाँ पर एक होल सा है, यहाँ पर पीछे से हमारा सेफ्टी बहुत है, होल सा है, यहाँ पर सेफ्टी कम है, यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। अगर यहाँ से किसी ने मारा, किसी ने खींच के मार दिया तो समझो क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, है ना। देखो कहीं क्या होता है कि जो कि ब्रेन है ना, देखो एमसीबी की तरह है, एमसीबी जो होती है ना, एमसीबी हर एक जैसे कि रूम है उसकी, जैसे कि रूम है, लाइट की अलग होगी, लाइट की अलग है, और जो कि बल्ब बाहर है उसकी अलग है, एमसीबी अलग अलग रूम की, उस रूम की अलग है, इस रूम की अलग है। अगर मान लिया उस चीज की अलग है, उस पंखे की एमसीबी अलग है। अगर मान लिया कि पंखे की एमसीबी खराब हो गई और इस बल्ब की इस वाले पंखे की एमसीबी खराब हो गई, फ्रिज की एमसीबी सही है, ठीक है। तो बताइए अगर पंखे की एमसीबी तो कौन काम नहीं करेगा, पंखे की एमसीबी खराब तो पंखा काम नहीं करेगा। बस वैसे ही अगर ब्रेन हेमरेज होता है, किसी को लकवा मार जाता है तो चलता है, अगर किसी को मान इधर चलेगा इधर चलेगा, ऐसे करके। मतलब यहाँ का किसी साइड का किसी भी पार्ट का मार सकता है, किसी भी पार्ट का। हाथ का, यहाँ हाथ तो हाथ काम करना बंद हो जाएगा, हाथ का तो हाथ काम क्या हो जाएगा, हाथ काम करना बंद हो जाएगा। तो मतलब जिस भी पार्ट का अगर
लगभग मर जाता, तो वैसे चलता है। तो समझ गए ये, क्योंकि यहाँ पर भाई मेरे ब्रेन में न्यूरल सेल होते हैं, यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। और इसीलिए जो हमारा, जो कि हमारी पुलिस जो है वो हमसे कहती है, जो हमारा यातायात जो पुलिस है हमारी, वो क्या कहती है, ट्रैफिक पुलिस की हेलमेट लगाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ चोट लग गई, यहाँ कहीं भी रिकवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ अंदर चोट लग गई ना, अंदर तक चोट पहुंच गई तो अगर, क्योंकि अंदर यहाँ तक पहुंच गई, न्यूरॉन तक चली गई ना चोट, भेजा में अगर कहीं चोट लग गई तो वहां पर सेल का डिवीजन होता ही नहीं है, सेल का निर्माण होता नहीं है, और वो हम सही में वहां पर तुरंत समझो लगभग बहुत ही जल्दी, लगभग 3-4 सेकंड के अंदर व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो हम कल से पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने सेल के बारे में ऑल ओवर जानकारी दे दी। कल हम पढ़ेंगे कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग। कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ने वाले, जो हमारी कल की नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। और हम मिलते हैं, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कुछ और मेरे में सुधार करना हो, कुछ वीडियो में कुछ भी सुधार करना हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।